आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में आप सबका इस्तकबाल। सामीन नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों से आपको रूबरू करवाएं, बल्कि मुल्की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अहम तरीन वाक़यात होते हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। और आज भी 10 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा, और इस बीच आपकी बात 9:40 पर हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश, यानी हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, और तब तक मुसलसल एक के बाद एक ख़बर से आपको रूबरू करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलेंगे, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, दिल्ली से क्या कुछ फरमान आना उस पर भी बात करेंगे, और श्रीनगर के अंदर सियासी गहमा गहमी क्या कुछ है इस पर भी आज जो है वो बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ एक एक करके हम ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि दिल्ली स्टेडियम में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया जी आसिफ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से सबसे पहले ख़बरों पर आने से पहले ज़रा माजी के औराक को ज़रा पलट कर बताइए कि आज क्या कुछ है। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जी के देखने वाले सभी नाजरीन को, और पीर का दिन है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा दिन आपका जा रहा होगा, शुरुआत अच्छी होगी दिन की। और हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फॉर्मेट के मुताबिक, और सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। ख़ास क्यों है आज का दिन? 23 अगस्त। माजी में आज के दिन कुछ अहम वाक़यात। 1821 में आज ही का दिन था। मैक्सिको ने आज़ादी का ऐलान किया था, यानी आज मैक्सिको योम आज़ादी मना रहा है। 1839 में चीन के साथ जंग में बरतानिया ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। वो हांगकांग जो आज चीन का हिस्सा है, लेकिन चीन के साथ 1839 में जब जंग चल रही थी तो बरतानिया ने यानी अंग्रेजों ने इस पर कब्जा जमा लिया था। 1914 में जापान ने जर्मनी के खिलाफ आज ही का दिन था जब ऐलान जंग किया था, यानी ऐलान जंग या फिर आज़ादी। अगस्त के महीने में ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हुए हैं। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के नायब वज़ीर आज़म बने। आज ही का दिन था जब उनके नाम का ऐलान हुआ। 1976 में चीन में आज ही के दिन तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, हज़ारों लोगों की मौत, और एक अंदाजे के मुताबिक 13,000 से ज़्यादा की तादाद बताई जाती थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो लापता थे और इसलिए एक्चुअल फिगर जो है वो नहीं बताए गए थे, लेकिन 13,000 प्लस तादाद बताई गई थी। आज ही का दिन था तबाहकुन ज़ल्ज़ले में 1976 में चीन के अंदर तबाही जो मची थी। साल 2013 आज ही का दिन था। लेबनान के शहर त्राबलस में एक मस्जिद पर हमला हुआ और 50 नमाजी शहीद हुए थे साल 2013 में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे और ख़बरों के सफ़र को करते हैं शुरू। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और भारत के शहरी अभी भी वहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं। सूरत हाल पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको अपडेट करना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस तरीके से बदल रही है। तो चलिए करते हैं जी शुरुआत। और सबसे पहले आज बात अफ़गानिस्तान की इसलिए क्योंकि सबकी नज़रें रहेंगी आज पंजशीर पर, क्योंकि तालिबान ने पंजशीर का कंट्रोल हासिल करने के लिए अहमद मसूद के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, शायद वो तातुल का शिकार हो गए हैं। इसलिए अब सबकी नज़रें वहाँ पर मरकूज़ इसलिए रहेंगी क्योंकि तालिबान ने पेशकदमी कर दी है। तालिबान सरबराह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि लगातार कोशिशें की जा रही थी कि अमन मुआहिदे के तहत पंजशीर को भी तालिबान के कंट्रोल में लाया जाए और वहाँ के मकामी मामलात को जो है वो हल किया जाए। लेकिन अहमद मसूद की तरफ से जो लगातार बात सामने रखी जा रही है, उससे ये साफ लग रहा है कि अब आने वाले 12 से 13 घंटे जो है वो इंतहाई सख्त हो सकते हैं। अहमद मसूद ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयारी भी कर ली थी, इस तरीके भी खबर आ रही थी। लेकिन अब खबर ये है कि जहां अहमद मसूद एक तरफ से है, वहीं पर साबिक नायब सदर अफ़गानिस्तान के जो है दोनों ने मिलकर इस बात का फ़ैसला लिया है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ जमकर जो है वो लड़ेंगे और वो इनकी अक्सरियत, इनके कब्ज़े को किसी भी तरीके से तस्लीम नहीं करेंगे अगर उनने पंजशीर की ओर आने की कोशिश की है। सोशल मीडिया या जो ज़राए ब्लॉग अफ़गानिस्तान का है उसकी रूह को अगर आप देखेंगे, उन खबरों को अगर खंगालेंगे, तो तालिबान ने अपनी कुंभक को रवाना कर दिया है पंजशीर की ओर, और वहाँ से अभी कोई बड़ी खबर जो है वो सामने नहीं है। ताहम माना जा रहा है कि टकराव की सूरत हाल जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बन रही है। बिल्कुल, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक बार फिर अहमद मसूद, जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल शायद चल रहा है और वो साथ आ गया है, दावा भी किया गया था कुछ ग्रुप्स की तरफ से, मगर देर शाम जो उनका बयान है उसमें साफ उन्होंने कर दिया है कि अगर जोर ज़बरदस्ती के साथ पंजशीर या बाकी हिस्सों के अवाम के साथ आज के दिन में अगर होता है
तो वो इसकी मज़ाहमत करेंगे। अगर पुरअमन तरीके से तमाम चीज़ों का हल निकाला जाए तो वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, और हो सकता है कि तालिबान की तरफ से इस पर ऑफिशियल स्टैंड ये भी लिया जाए कि उनके साथ मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए, जो माना जा रहा है कि बैकडोर जो बातचीत चल रही है। लेकिन फिलहाल उस खबर की भी तरदीद उनकी तरफ से की गई है जो तालिबान की तरफ से दावा किया गया था कि वो 100% लड़ाई खत्म करके अफगान तालिबान के साथ इस वक्त आगे पंजशीर में लड़ाई। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त सुबह सुबह हो रही है। अरब मीडिया के मुताबिक जो जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के 32 साला बेटे अहमद मसूद इस वक्त जिंदा है। अहमद मसूद को तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के हवाले से अल्टीमेटम दे दिया है। ताहम अहमद मसूद ने कहा है कि अगर तालिबान ने वादी पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें मज़ाहमत का सामना करना होगा। 3 घंटे का वक्त दे दिया गया है तालिबान की तरफ से कि वो फाइनल डिसीजन ले कि क्या वो लड़ाई के लिए आना चाहते हैं या अमन मुज़ाकरात के ज़रिए से, जिस तरीके से बाकी सूबों के अंदर तालिबान ने काम किया यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अहमद मसूद का कहना था कि हम दहशतगर्दी का कलाकमा करने के खातिर तालिबान के साथ मिलकर वसील बुनियाद हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ताहम अगर तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार किया तो जंग नागुज़ीर हो सकती है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एक तरफ से तालिबान कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ से अहमद शाह मसूद का बेटा जो है अहमद मसूद, वो कह रहा है कि देखिए मैं भी तो तैयार हूँ, लेकिन वो यहाँ की ओर ना आए। फिलहाल खबर ये है कि तालिबान ने अपनी कुंभक, अपनी फ़ौज को रवाना कर दिया है पंजशीर की ओर। सिर्फ 3 घंटे का वक्त अहमद मसूद को दिया गया है कि वो हतमी फैसला ले लें। तो जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज शाम तक इस पर काफ़ी पेशरफ्त होगी, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। वहीं पर आज एक और अहम इजलास होने जा रहा है, और ये अहम इजलास G7 मुल्कों का है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। बिल्कुल, बरतानिया की तरफ से तैयारी की गई है और इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। G7 ममालिक जिनमें 7 बड़ी कंट्रीज, आपको याद होगा कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेगा, और आलमी बरादरी को एकजुट होने की ज़रूरत है। इसलिए बोरिस जॉनसन जो कि वज़ीर आज़म है बरतानिया के, उनकी तरफ से ये इजलास बुलाया गया है। अफगान लोगों की, जो अफगानिस्तान के शहरी हैं, उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाना है, यह हम सब की जिम्मेदारी है बोरिस जॉनसन के बयान के मुताबिक। और मौजूदा सिचुएशन जो अफगानिस्तान के अंदर बनी है, इस बहरान से कैसे निपटा जाए। शायद हो सकता है कि मुज़ाकराती अमल मजीद आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल इस वक्त आलमी बरादरी की तरफ से कोशिशें शुरू कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दीगर तमाम ममालिक की तरफ से, और अब G7 ममालिक भी आगे आए हैं। बरतानिया की सदारत में ये इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें अमेरिका समेत 7 बड़े ममालिक के जो सरबराह हैं वो शामिल होंगे, और अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। अफगानिस्तान की जब हम आपके सामने बात रख रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और है जी। वो तालिबान के तर्जुमान जो है उनका एक बयान सामने आया, और उस बयान को वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी बढ़ाकर जो है वो पेश किया है। और मैं थोड़ी देर पहले BBC के इदारे को देख रहा था और कुछ और ख़बर रसा इदारों को देख रहा था, तो उसमें 2 बातें उनकी तरफ से कही गई है। एक ये कहा गया है कि अलकायदा का अफ़गानिस्तान में वजूद नहीं है, ये एक बात है, और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। ये अफ़गान के तर्जुमान, तालिबान के जो तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि तालिबान का सियासी दफ्तर के तर्जुमान का कहना है कि अलकायदा का अफ़गानिस्तान में वजूद नहीं है और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानिब अहमद मसूद ने पंजशीर में इस बात का दावा पेश कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ साथ वो सारी तंजीमें मौजूद हैं जिनको आलमी इदारों ने दहशतगर्द करार दिया था, जिनमें अलकायदा के भी अरकानों की बात हो रही है। तो ये ज़िमनन बात जनाब बीच में आई, क्योंकि अलकायदा को लेकर अब आप देखेंगे आज G7 मुल्कों के अंदर भी जब बातचीत होगी तो इस पर जिक्र आएगा। और अलकायदा के जो टॉप मोस्ट कमांडर अफ़गान जेलों के अंदर बंद थे, और अफ़गान जेलों के दरवाजे जब खोल दिए गए, अफ़गानिस्तान के जेल के जो दरवाजे खोल दिए गए, तो सब लोग बाहर आए। चंद लोगों को गोली मारकर वहीं पर मार भी दिया गया, लेकिन जो बड़े कमांडर्स वहाँ पर बंद थे, इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर, वो तालिबान की सफ़ों में शामिल हुए हैं। अब वो अलकायदा के नाम पर शामिल होंगे या तालिबान के नाम पर शामिल होंगे, उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब ये बात सामने आई है तो अब ये बात और आगे बढ़ेगी और उससे मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर भी होंगी। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात अफ़गानिस्तान की हो रही है, तो आपको ये भी बताते चले कि वहाँ से वापसी का सफ़र भी जो है वो शुरू हो गया है। अगरचे जम्मू कश्मीर के जो लोग अभी अफ़गानिस्तान के अंदर है वो कल भी यहाँ की ओर ना आ पाए, लेकिन उसके बावजूद भी 100 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से लाया गया, जिनमें कुछ अफ़गान शहरी भी है और अफ़गान पार्लियामेंट के अहम अरकान भी उसमें मौजूद हैं।
बीती शब 30 भारतीय शहरी वापस लौटे हैं। इंडिगो विस्तारा फ्लाइट से 146 शहरी जो कि थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे काबुल से निकल चुके हैं, और विस्तारा फ्लाइट से 104 शहरियों को दिल्ली पहले ही विस्तारा फ्लाइट जो पहुंच चुकी है, यानी कुल मिलाकर 134 के आसपास शहरी है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जहां तक कल की बात है तो कल भी 300 से ज्यादा ओवरऑल मुख्तलिफ फ्लाइट, जिनमें भारतीय फिजाइया का ये वो तैयारा जो तस्वीर आपके सामने है, जिसके जरिए अफगानिस्तान के 20 से ज्यादा शहरी, जिनमें अरकान पार्लियामेंट भी 2 थे, वो और उनके साथ भारत के 110 से ज्यादा शहरी, यानी कुल मिलाकर 300 प्लस शहरी कल वापस लौटे थे। लेकिन बीती शब रात के 12:30 बजे के आसपास एक और फ्लाइट 30 शहरियों को लेकर वापस दिल्ली पहुंची है, और थोड़ी देर बाद खबर यह है कि एक और फ्लाइट जो काबुल से निकल चुकी है, क्योंकि रोजाना 2 फ्लाइट सिविल और फिजाइया की परवाजें अपनी जगह काम कर रही हैं, तो दोनों तरफ से शहरियों को वतन वापसी के लिए सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया है। और मजीद 146 शहरी अब से थोड़ी देर बाद यानी 9, सवा 9 के आसपास नई दिल्ली पहुंच जाएंगे, जो काबुल से रवाना हो चुके हैं, जबकि मजीद 104 जो शहरी हैं वो ऑलरेडी विस्तारा फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए हैं। अब जो लोग दिल्ली आए हैं उनमें वो 24 अफगान सिख और हिंदू भी है जो पिछले कई दिनों से एयरपोर्ट के बाहर थे, और कल जब उन्होंने यहाँ दिल्ली के आते हिंडन एयरबेस पर मीडिया से बात की, उनमें 2 माइनॉरिटी एमपीज नरिंदर सिंह खालसा और अनकाली कौर जो है वो शामिल थी, और उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो रुदात सारी बता दी कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, अफ़गान एयरपोर्ट के बाहर हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद क्या कुछ सूरत हाल है, और किस तरीके से उनकी रसाई एयरपोर्ट तक हुई है, और VIP दरवाजे से किस तरीके से उनको लाया गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई। तमाम उन्होंने शुक्रिया दफ्तर खारजा यानी वजारत खारजा भारत सरकार का किया और वज़ीर-ए-आज़म भारत का किया है, जिन्होंने दरवाजे भी खोल दिए और दिल को भी खोला है, ताकि अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़ को किसी न किसी तरीके से मुल्क के अंदर रखें और उन्हें बचाया जा सके। उनका मानना कि आने वाले दिनों में वो मज़ीद गुफ्तगू इस पूरी सूरत हाल पर करेंगी, लेकिन जो 2 साल के दौरान वहाँ पर एक निज़ाम को कायम किया गया था वो बेयकिश जुम्बिश कलम सारा ख़त्म हो गया है, इस तरीके की बात जो है उनकी तरफ से कही गई है। उनका मानना कि एयरपोर्ट पर आज भी 5000 से 6000 के करीब लोग दरमानदा है, जो इस इंतज़ार में है कि उन्हें वहाँ से कोई ना कोई हाथ पकड़ेगा, उन्हें निकालेगा, ताकि वो उस डर और खौफ की ज़िंदगी से बाहर आए जो इस वक्त उन 5 से 6000 लोगों को लग रहा है कि तालिबान रजीम मुकम्मल होने के बाद उनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जिस तरीके से दुनिया भर के लोगों ने इस वक्त नज़रें मरकूज़ की है अफ़गानिस्तान पर, उससे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो डेवलप हुआ है तालिबान पर, और एक सॉफ्ट तालिबान की लाइन जो है वो सामने आ रही है। और ये मैं वो बातें बता रहा था जो कल उस वक्त में आए लोगों की तरफ से कही गई है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जी अफ़गानिस्तान की, तो अब ये भी क्लियर हो रहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी जो अमेरिका के हैं उनका भी एक बयान आया है, और उनका मानना है कि अमेरिका अभी भी गहरी नज़र रखे हुए हैं जी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, और तब तक अफ़गानिस्तान के सभी सिक्योरिटी अमला वहाँ पर मौजूद रहेगा जब तक वो सारे लोग वहाँ से ना निकल जाएंगे जो वहाँ से हिजरत करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया, और अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जो रिजर्व एयर फ्लीट है उसे भी अगर काम करना पड़ा तो वो भी काम करने के लिए जी तैयार है। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनेगी या नहीं, इस हवाले से भी चूंकि पेशरफ्त मजीद की जा रही है, और तालिबान की तरफ से लगातार इसके लिए कई नाम भी मुसलसल जो बड़े चेहरे हैं वापस काबुल से कंधार तक लौटे हैं। और अब खबर ये कि अफगानिस्तान के अंदर किसी भी वक्त हुकूमत साजी के लिए जो अब तक कोशिशें थी उनको हतमी शक्ल दी जा सकती है, अमली जामा पहनाया जा सकता है, और अफगानिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है उस सारी को मद्देनजर रखते हुए जल्द नई सरकार का ऐलान हो सकता है ज़राए के मुताबिक। हालांकि कोई दिन या तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन 3 से 4 दिन मजीद लग सकते हैं, चूंकि 31 अगस्त भी करीब आ रहा है, और जो मुआहिदा अमेरिका और तालिबान के दरमियान फौजी इनखला के हवाले से था वो तारीख खत्म होते ही अफगानिस्तान के अंदर अपनी नई काबीना का एक बार फिर खास तौर से तालिबान की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से इस वक्त मुसलसल काबुल हो, कंधार हो, जलालाबाद से लेकर तमाम जो सरहदी इलाके हैं, अलग अलग सूबे जो 34 के करीब हैं, जिनमें तकरीबन 26 से ज़्यादा ऐसे जहां पर तालिबान को कंट्रोल हासिल हुआ है मुकम्मल तौर पर, वहां पर शहरियों से अपील की गई है कि वो हुकूमत साजी के साथ साथ हुकूमत के जो इदारे हैं उनको मजीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें तेज़ करें और ताउन करें तालिबान का, किसी तरह के डर और खौफ से बाहर निकले। यहाँ तक कि
कुछ खवातीन जो पिछली हुकूमत का हिस्सा थी उनको इजाज़त तो नहीं मिली है, लेकिन बेशतर शहरियों से मज़ीद ताउन की अपील इस वक्त की जा रही है। दूसरी बात ये कि 3 से 4 ऐसे मालिक जिनने इससे पहले ही बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज करने के हवाले से कहीं ना कहीं अपना जो है इशारा कर दिया है, चीन, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मालिक इनमें हो, और गुज़श्ता रोज़ कुछ पेशरफ जो है वो तुर्की की तरफ से हुई है। लेकिन हो सकता है कि आज जब G7 इजलास हो तो इसमें मजीद कोई बात तालिबान को अपनाने या ना अपनाने के हवाले से भी आज दिन भर हो सकती है। चलिए, वहीं पर WHO और यूनिसेफ का बयान भी सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने साफ कर दिया कि वो अफगानिस्तान के अंदर खीमाजन रहेंगे और अफगानिस्तान के अंदर तब तक काम करेंगे जब तक अफगान शहरियों को उनकी ज़रूरत है। ये वो बड़े अहम और हसास इदारे हैं WHO और यूनिसेफ, जिन्होंने कल रात देर के इस बात का ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे, दफ्तर को बंद नहीं करेंगे। वहीं पर अक़वाम मुत्तहिदा ने सभी इदारों से ये दरख्वास्त की है कि वो हेल्पिंग हैंड अफगानिस्तान की ओर बढ़ाएं, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त फसाद ज़दा इलाका बना हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान की बात बनी है तो एक लास्ट बात भी आपको बताते चले कि अफगान तालिबान हर महाज पर काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया को आसिफ जब देखते हैं तो लगातार हम देख रहे थे कि डॉक्टर से अलग से तालिबान ने बात की है, ट्रेडर से अलग से बात करने की कोशिश की जा रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास रीच आउट करने की कोशिश की गई है। तो अब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के साथ भी कल उनकी मुलाकात जो है वो हुई है, और खेल के मैदान से अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी खबर। बिल्कुल अच्छी खबर यह है कि तालिबान ने क्रिकेट को ताउन देने का वादा दोहराया है। इससे पहले भी कहा था, दोबारा दोहराया गया, और अजीजुल्लाह फजली दोबारा सदर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतखब कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर से बोर्ड अहदेदारान के साथ जो मीटिंग हुई है तालिबान की, उसमें अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम हो, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना हो, नौजवान खिलाड़ियों को मुल्की सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी का मौका फराहम करना हो, इसके लिए चेयरमैन फाजली को बनाया गया है। अजीजुल्लाह फाजली जो पहले भी अपनी खिदमात बतौर चेयरमैन ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अंजाम दे चुके हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और अब अफगानिस्तान क्रिकेट की बागडोर उनके पास होगी। मुस्तकबिल में जो टूर्नामेंट्स होंगे, सीरीज होंगी, उनको अगर कोई फैसला करेगा तो वो फाजली करेंगे, लेकिन मुशावरत ज़रूर इसके साथ तालिबान के साथ होगी, क्योंकि एक अपर हैंड उनको दे दिया गया है क्रिकेट के लिए। कल ही 2 बड़े खिलाड़ियों के बयान सामने आए, राशिद खान और मोहम्मद नबी की तरफ से, कि वो किसी भी तरीके से क्रिकेट को मुतासिर नहीं होने देंगे, चाहे किसी के साथ भी बात उनको करनी पड़े। हालांकि उन्होंने तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन ज़रूर इशारा किया गया कि अगर उन्हें ताउन मिलता है तो वो इसके लिए काम करेंगे। और उसके चंद घंटों के बाद ही एक मुलाकात होती है सीनियर अफसरान की, सीनियर ओहदेदार जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े ओहदों पर फाइज थे और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के इस निज़ाम के दौरान भी क्रिकेट को फरोग देने के लिए तफसीली गुफ्तगू 2.5 घंटे तक चली है और नए चेयरमैन के नाम का भी ऐलान कर दिया। नए चेयरमैन का ऐलान अनस हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह अनस हक्कानी उनकी तरफ से किया गया है, और अनस हक्कानी ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाली सीरीज के लिए हरी झंडी तालिबान की तरफ से दे दी गई है। और दूसरी बात, सुहेल शाहीन जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान है तालिबान के, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों के लिए भी जो खिलाड़ी सामने आएंगे उनके लिए तालिबान फैसिलिटेशन का ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात तो चीज़ जनाब तालिबान की। अब आते हैं पाकिस्तान की ओर, और पाकिस्तान की ओर ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे सिख फिरके से वाबस्ता लोग जो हैं उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ने करतारपुर आने वाले ज़ायरीन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन जिनका हुआ हो वो करतारपुर के लिए आ सकते हैं, और करतारपुर के अंदर जो अगले माह से खुसूसी तौर पर शबद कीर्तन होने जा रहा है उसमें वो शिरकत कर सकते हैं, लेकिन एक सेट प्रोटोकॉल कर दिया गया है। करतारपुर गुरुद्वारा को मार्च 2020 के अंदर बंद कर दिया गया था पाकिस्तानी इंतज़ाम की तरफ से, क्योंकि कोविड बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था, और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 442वां जो डेथ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी की सितंबर 22 से जो शुरू होनी है, उससे कबल इंतज़ामिया का एक बड़ा फैसला है कि करतारपुर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के लिए अब ज़ायरीन आ सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी पाकिस्तान भारत के ज़ायरीन के लिए दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए शर्तें 2-3 रख दी गई हैं। SOPs को क्या फॉलो करना है जी। सबसे पहले जो नेशनल कमीशन एंड ऑपरेशन सेंटर है NCOC पाकिस्तान का, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो बाबा गुरु नानक
देव जी का 22 सितंबर से प्रोग्राम वहां पर हर साल होता है और इस साल भी होगा, इसको क्लियर कर दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। ताहम ये साफ कर दिया गया कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग होंगे और इनके पास सर्टिफिकेट होगी वो पाकिस्तान के अंदर दाखिला हासिल कर सकते हैं। उसके साथ RT-PCR टेस्टिंग जो 72 घंटे पहले की गई हो वो भी वैलिड होगी, यानी 72 घंटे के दौरान अगर उन्होंने टेस्ट किया है RT-PCR टेस्ट उसे वो दिखा सकते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हाथ में हो तो वो दरबार साहब आ सकते हैं। तीसरी बड़ी बात ये कही गई है कि जो NPIs हैं उसमें एक चीज़ बड़ी बात कही गई कि 300 लोग बैक वक्त दरबार साहब के अंदर बैठ सकते हैं, यानी 300 लोगों को बैठने की इजाज़त दे दी गई है। यानी अगर 2 घंटे की एक निशस्त है तो 300 लोग बैठेंगे, उसके बाद आपने आधा घंटा इसको छोड़ देना होगा, फिर आधे घंटे के बाद दोबारा 300 लोग आएंगे जी। तो इस तरीके की से मैकेनिज़्म 24/7 बनाने की कोशिश वहाँ पर की गई है। और तीसरी बात जो वजारत सेहत पाकिस्तान की तरफ से कही गई है वो ये कही गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई आया वो नेगेटिव था लेकिन आते आते वो पॉजिटिव हुआ है तो उसे पाकिस्तान के अंदर रखा जा सकता है अगर वो रहने की कोशिश करेगा। तो ये जनाब सूरत हाल थी करतारपुर के हवाले से और पाकिस्तान का जो फैसला आया है करतारपुर को खोलने के हवाले से, और सिख ज़ायरीन वहाँ जा सकते हैं मुल्क भर से, और किस तरीके से जा सकते हैं उसके लिए 2 बड़ी चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होना और RT-PCR टेस्ट 72 घंटे का आपके पास होना चाहिए, तो आप बॉर्डर को क्रॉस करके गुरुद्वारा साहब जा सकते हैं और वहाँ पर शबद कीर्तन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। जी आसिफ, चूँकि एक बड़ी तादाद सिख यात्रियों की जो यहाँ से अकीदतमंद जाते थे वो बड़ी तादाद होती थी, पहले 300 के आसपास जो है, अब तादाद कोविड के चलते रखी गई है। और डेल्टा वेरिएंट के जब केसेस सामने आए थे तो उस वक्त हमने देखा था कि स्पेशली बहुत सारे लोगों को इजाज़त दी जाती थी, लेकिन अब वो तमाम मामला को साइड रख के जिन लोगों के पास वैक्सीनेटेड यानी जो लोग टीका जिन्हें लगवाया होगा उनको इजाज़त दी गई है। और C कैटेगरी से क्योंकि इंडिया थोड़ा सा पीछे हटा है केसेस की कम होने की वजह से, इसलिए पाकिस्तान ने रूल्स में या जो गाइडलाइंस के उनमें तब्दीली भी की है। बढ़ते आगे बात उस कश्मीरी नौजवान के हवाले से जिसका मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, गुड़गांव के अंदर जो कि एक निजी इदारे के साथ जुड़ा हुआ था, काम कर रहा था, लेकिन गुज़श्ता दिनों मारपीट का एक मामला सामने आया था। और गुड़गांव के एक निजी कंपनी के साथ काम करने वाले इस नौजवान के साथ जो कि उसकी तरफ से स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दर्ज किया गया था, जो शिकायत की थी, और उसमें तहरीरी तौर पर भी उन्होंने ये मेंशन किया था कि 5 से 6 लोग उनके साथ मारपीट करते हैं रात के वक्त जब वो कंपनी से निकलते हैं, लेकिन पता ये नहीं चलता कि क्यों उनको टारगेट किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस के पास जब बात पहुंची, पुलिस ने कार्रवाई की और गुड़गांव पुलिस की तरफ से अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें हिसाब किया गया है कि जो फिरका वाराना फसादात के लिए बताया जा रहा था कि ये कोशिश थी, इस तरह का कोई मामला नहीं है। और पुलिस को ये शक है कि जिस कश्मीरी नौजवान के साथ शुमाली कश्मीर का तारिक 22 साल जो तकरीबन 2 सालों से इस कंपनी के अंदर काम कर रहा था, जब उसके साथ ये मारपीट हुई है तो पुलिस को कहीं ये शक है कि शायद उनके केस में ये चीज़ सामने आ सकती है कि शायद इसी कंपनी के इसी के कुछ साथी हो सकते हैं जिनने मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल केस दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात इस वक्त चल रही हैं और पुलिस के मुताबिक बहुत जल्द तमाम लोगों को सामने लाने की कोशिश है जो इसमें प्राइमरी एक्यूज्ड हैं। तारिक भट्ट 24 साल उम्र, टीवी पर आप देख रहे हैं इनको, और ये जनाब क्या कह रहे हैं जी, फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, इन पर हमला हुआ था, कई कई बातें आ रही थी, लेकिन पुलिस ने अब क्लियर कर दिया है कि मामला है। कि बढ़ते हैं जी आगे, अब ज़रा बात दिल्ली की भी करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर एक गिरोह को बेनकाब कर दिया गया है और फिर पुलिस की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि नकली करेंसी का धंधा कर रहे थे और धंधा यहाँ से लेकर दुबई तक का जाल था, जिसको बेनकाब करने का दिल्ली पुलिस की तरफ से पर्दा ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल, 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। डीसीपी स्पेशल पुलिस के दिल्ली के जो संजीव यादव हैं, उनके मुताबिक कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि एक पूरी गैंग जो इस वक्त काम कर रही है, सारिक नाम का एक शख्स जो दुबई में इस वक्त है, उसके लिंक सरहद पार यानी पाकिस्तान के साथ हैं और तकरीबन 50 के करीब ऐसे केस जो ऑटो हैं चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। इंटरनेशनल गैंग एक तरह से पुलिस की तरफ से इसे करार दिया गया और 50 से ऐसे ज़्यादा केसेस थे जहां पर चोरी का इल्ज़ाम, लूट की वारदात अंजाम देने का इल्ज़ाम इन पर था। और दिल्ली से पुलिस की तरफ से जो गिरफ्तारी 2 लोगों की लाई गई है, बताया ये गया है कि इनसे एक तो जाली करेंसी है 4 लाख के आसपास, दोनों लोगों से पकड़ा गया है। मोहम्मद जाकिर और कामरे आलम, ये 2 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जाकिर का ताल्लुक है और आलम जो है वो
संभल जिले से, उत्तर प्रदेश से इसका ताल्लुक है। और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें सारिक, जो कि दुबई के अंदर था सरहद पार, और दिल्ली के अंदर भी, यानी दोनों पड़ोसी मालिक में उसका ताल्लुक, जो लिंक से वो थे, इसलिए 50 से ज़्यादा इस तरह के केसेस सक्सेसफुली वो अंजाम अभी तक दे पाए थे। और इनमें गाड़ियों की चोरी थी, बड़ी कुछ वारदात थी, डकैती के मामला जो पुलिस के नोटिस में आए थे। लेकिन फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जाली करेंसी 4 लाख के आसपास दुबई से दिल्ली तक काम करने वाले गैंग से फिलहाल इस वक्त जब्त की गई है। चलिए जी, बात करते हैं ज़रा एक और बड़ी खबर की। और बड़ी खबर इसलिए बड़ी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वजारत दिफा के ज़रा से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब रूस से तकरीबन 70,000 असॉल्ट राइफल्स खरीदने का फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। भारत रूस से 70,000 राइफलें खरीदेगा और ये राइफलें रूस से खरीदने का फैसला जो है कई महीनों से इल्तिवा में था और अब इसको फाइनल शक्ल दे दी गई है। रूस ने 226 टी हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको अपग्रेड भी कर लिया और माना जा रहा है कि जो भारतीय वजारत दिफा की तरफ से मुआहिदा किया जाएगा उसमें हेलीकॉप्टर्स की भी एक अच्छी खासी तादाद रहेगी जो भारत ले सकता है। लेकिन पहले जो राइफल्स की तादाद कम थी भारत के साथ, इस मुआहिदे के तहत भारत ने रूस से खरीदनी थी, लेकिन अब उनकी तादाद 70,000 तक बढ़ा दी गई है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स और कामो 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जिनको अपग्रेड किया गया है रूस की तरफ से। और भारत के अंदर एक तो आफाते समावी के दौरान या फिर कहीं छोटे छोटे ऑपरेशन जो अंजाम दिए जाते हैं वहां पर इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए आज के दिन में भारतीय सरकार या वजारत दिफा बिलखुसूस जरूरी समझती है फौज के लिए और इन हेलीकॉप्टर्स को अब बेड़े के अंदर लाने की कोशिश है जो रूस से खरीदे जाएंगे, जिनको ऑलरेडी 15 से 20 दिन पहले रूस की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो T हेलीकॉप्टर जो 226 है उसको अपग्रेड किया जा चुका है, उसके फंक्शंस में पूरी चेंजिंग लाई जा चुकी है। चलिए जी, इसके बाद आते हैं जी अब जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। राइफल खरीदने का बाज़ाब्ता मुआहिदा हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर ये कि अलहदगी पसंद खीमे पर मजीद नकेल कसने की तैयारी में मरकजी हुकूमत आ चुका है। खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तरों को सरबे मोहर किया जा सकता है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कलदम तंजीमों में शामिल करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला के अंदर सलाह मशवरा इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक फ़ाइल को मूव किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मॉडरेट ग्रुप यानी मीरवाइज वाला ग्रुप हो या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ गिलानी वाला ग्रुप हो, इन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और ये पाबंदी UAPA कानून के तहत होनी चाहिए। और जब ये मामला सामने रखा गया तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कहा गया कि एविडेंसेस बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास और कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास भी कि किस तरीके से इन दोनों जो तंजीमें हैं, ये जो इतिहाद दो है, इन्होंने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को अदम इस्तेकाम की राह पर या जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से अलहदगी पसंद खीमे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और फिर गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से MBBS सीटों के हवाले से एक तहकीकाती अमल के दौरान पुलिस ने इस बात का दावा पेश किया कि कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें हुर्रियत का कितना बड़ा रोल है। माना जाता है ये सारी चीज़ें जो है ये मरकजी हुकूमत के सामने है और होम सेक्रेटरी के पास ये फाइल चला गया है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इस पर दस्तखत होगा, जिसके बाद UAPA के तहत इन दोनों इदारों पर जो है वो सरकार कार्रवाई करेगी और बाज़ाब्ता तौर पर गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर इसे कलदम तंजीम में शामिल किया जाएगा। अब जब ये कलदम तंजीम में शामिल किया जाएगा, बैंड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तो उसके बाद पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और किसी के साथ भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इधर जब ये खबर रात देर गए हमने आपके सामने रखी थी, रात देर गई, तो उसके बाद डेवलपमेंट रात को क्या हुआ कि सईद अली गिलानी हुर्रियत गाफ के जो सीनियर लीडर माने जाते हैं और तहरीक हुर्रियत के जो चेयरमैन भी हैं, उनका दफ्तर अपनी रिहाइशगाह के आगे वाले ब्लॉक में था और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर दफ्तर का बोर्ड भी लगा था, तहरीक हुर्रियत का बोर्ड लगा हुआ था और रात देर गए उस बोर्ड को जो है वो हटाया गया है। ताहम ज़राए से जो हमारे पास इतला है, खबर रसा इदारों ने जो तस्वीरें शाया की हैं उसमें उस बोर्ड को हटाया गया, लेकिन सईद अली गिलानी या सईद अली गिलानी के अहल खाना की तरफ से कोई भी वजाहत जो है वो सुबह तक नहीं दे दी गई थी। होम सेक्रेटरी किसी भी वक्त साइन करने के बाद नोटिफिकेशन को इजरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माजी की ओर आइए तो याद रखिएगा कि साल 2019 में
जम्मू कश्मीर के अंदर जमात इस्लामिया और JKLF पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और उससे पहले आपको याद है कि दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी की गिरफ्तारी के साथ साथ उस तंजीम पर भी पाबंदी है, हिजबुल मुजाहिदीन पर ऑलरेडी पाबंदी है और दीगर तंजीमों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन और जब हम माजी को देखते हैं तो खंगालते हैं तो हमें ये चीज़ बड़ी याद रखनी होगी कि ये सारा मामला जो है ये कब से चला था, कैसे चल रहा था और कितनी बार ये खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन फाइनली अब मरकज़ी हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक लगभग हो रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये वो इसमें एक ग्रुप वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का है जिन्होंने साल 2004 में उस वक्त की NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उनके साथ मीटिंग भी की, जिसकी सरबराही मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे थे। दिल्ली में वो आए और उन्होंने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी साहब थे उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की, 2 राउंड टेबल मुज़ाकरात भी किए। लेकिन अब की बार सरकार ने मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है और किसी भी वक्त ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो सकता है। साल 2019 में NIA ने जब छापामारी की, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाइशगाह पर भी की, यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई, शबीर शाह की गिरफ्तारी हुई और दीगर लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उस FIR के अंदर भी मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और सईद अली गिलानी का नाम भी तहरीर किया गया था और डाल दिया गया था। ताहम अब फाइनल खबर ये जो आ रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दफ्तरों को किसी भी वक्त सर्वमोहर करने का अमल शुरू किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, ये मामला तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आपको गुज़श्ता दिनों याद होगा कि DGP की तरफ से भी यानी दिलबाग सिंह पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर उनकी तरफ से भी खुलासा किया गया कि MBBS की सीटों का मामला है और 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद कयास सरैयाँ तेज़ लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अहम शख्सियात के खिलाफ जिनकी वाबस्तगी गुज़श्ता कई बरसों से हुर्रियत से रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इल्ज़ाम जो था मुबैना तौर जो MBBS सीटें खरीदी जाती थी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज से और वो पैसा शिद्दत पसंदी में इंतहा पसंदी के लिए जो एजेंसीज का इल्ज़ाम रहा हमेशा से उन पर कि वो यहाँ पर इस्तेमाल होता रहा और उसमें अब हो सकता है कि पुलिस इसमें मजीद कार्रवाई करे और फाइल वजारत दाखिला के पास जो ज़राए हमारे बता रहे हैं वो पहुँच चुकी है और कुछ दिनों के अंदर वहाँ से भी कोई नया फरमान जारी हो सकता है। चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं। सन 1993 में 1993 में 26 ग्रुप्स इकट्ठे आए जिन्होंने उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो लोन साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे अब्दुल गनी लोन वो आए सामने, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही वाली अवामी एक्शन कमेटी सामने आई और तकरीबन कुछ और इस प्लेटफॉर्म के तहत कुछ और तंजीमें भी आई जिन्होंने इस इतिहाद को बनाया और जमात इस्लामिया भी उस वक्त सामने आई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साल 2005 में ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई, तकसीम हो गई, जिनमें एक ग्रुप मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की क़यादत में एतदाल पसंद ग्रुप करार दिया गया और दूसरा ग्रुप सईद अली गिलानी की सरबराही में सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाला ग्रुप जो है वो माना गया। अब तक मरकज़ ने जमात इस्लामिया JKLF को UAPA के तहत साल 2019 में पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और अहदेदारों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। और अब ये माना जा रहा कि अगर ये बनता है, अगर ये ऑर्डर जारी होता है तो इसके बाद शहर श्रीनगर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को भी मुकफ़ल किया जाएगा और उसके मुंसलिक जितनी भी जमातें इस इत्तेहाद के अंदर थी उन जमातों पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। ज़राए से इस तरीके की खबर सामने आ रही है। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब एजेंसियों की कार्रवाई की बात हो रही है तो एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं और ख़बर वहीद पर्रा के मुतल्लिक है। PDP यूथ विंग के जो सदर भी रहे हैं और काफ़ी वक्त से PDP में खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता बरस नवंबर से लगातार वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद राहत भी थोड़ी कोर्ट की तरफ से दी गई, लेकिन दोबारा CIK हो NIA हो सख्त इल्ज़ामात लगे। संगीन इल्ज़ामात के बीच अब जो इस वक्त की खबर है कि वहीदुर रहमान पर्रा ने आज के दिन में अदालत से रुजू किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी जो उनके इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, तहकीकात चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से भी संगीन इल्ज़ामात वहीद पर्रा पर लगाए गए थे और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से उन्होंने दोबारा रुजू किया है। रुजू इसलिए चूँकि 2 अलग अलग केस एजेंसीज उन पर इस केस में अभी तक तहकीकात कर रही हैं। इल्ज़ामात CIK की तरफ से कुछ लगे थे जो पिछली चार्जशीट फाइल की गई थी और दूसरी तरफ कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें भी उन पर संगीन इल्ज़ामात आए हुए थे कि अपनी गाड़ी का गलत इस्तेमाल, उसमें
मिलिटेंटों की मुआवनत करना, पैसा लेना, हथियार उन तक पहुंचाना, ये तमाम इल्जाम लगे थे और कुछ पॉलिटिशियंस को डराना, अपनी पार्टियों के लीडरान को फायदा पहुंचाना इंतखाबात के दौरान, ये सारे इल्जाम चार्जशीट के अंदर मेंशन किए गए थे। मगर उस चार्जशीट के बाद अब जो उनके काउंसिल है, उनके जो वकील हैं रियाज, उनकी तरफ से अदालत के सामने जो बात रखी गई है, एक तो ये एतराज़ किया गया है कि बुनियादी हुकूक जो एक किसी भी मुजरिम के होते हैं, अभी उनके खिलाफ चूंकि कार्रवाई चल रही है, मुलजिम है वो इन दोनों केसेस में, वो उनकी एक तरफ जो बुनियादी हुकूक होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी हुई है। दोनों चार्जशीट्स में अलग अलग चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एतराज़ जो जाहिर किया गया है सबसे बड़ा, चूंकि एक चार्जशीट कश्मीर की जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है उसने तहकीकात के बाद जो तैयार करने के बाद अदालत के सामने पेश की थी, और पिछला जो हुक्मनामा है एक बार फिर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था काउंटर इंटेलिजेंस टीम को। दूसरी तरफ जो एनआईए ने उसी पहली वाली रिपोर्ट के 1 हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उसमें उन पर मजीद संगीन इल्जाम लगे कि पाकिस्तान गए और तमाम चीज़ें 13 सालों के दौरान उनका जो करियर है उस पर ब्लैक डॉट लगाया गया। लेकिन उन सब के बीच में दोनों एजेंसियों की अब तक की कार्रवाई पर उनके वकील की तरफ से एक पीआईएल फाइल की गई है अदालत के सामने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उनके हुकूक की और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला दिया है, बल्कि दोनों एजेंसियों की तरफ से अलग अलग इल्जाम लगाए गए। लेकिन केस एक है, इल्जाम अलग अलग हैं, इसलिए तालमेल पर भी सवाल उनके वकील की तरफ से उठाए गए। चलिए जी, जल्दी से बढ़ते हैं जी आगे, इसके बाद ब्रेक पर भी जाना है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको फटाफट से बताएं कि फौज के सरबराह का बयान क्या कुछ आया है। और फौजी सरबराह का बयान उस वक्त सामने आया है जब शहर और दीगर इलाकों के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। लेकिन इस बीच बयान आया कि वादी में मिलिटेंटों को इसलाह की कमी का सामना है। फौजी सरबराह का लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए से फौजी सरबराह का ये बयान आया और उनका ये मानना कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल से हथियार नहीं आ रहा है, बल्कि ड्रोन के ज़रिए से हथियार डालने की कई बार कोशिशें की गई है, जिसे नाकाम बनाया गया है। और अब यही वजह है कि मिलिटेंटों के पास काफ़ी ज़्यादा असला यानी हथियारों की कमी का सामना इस वक्त करने पड़ रहा है। फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के लिए ड्रोन के ज़रिए से हथियार सप्लाई करने के वाक़ात में इजाफे के बाद कंट्रोल लाइन पर फ़ौज को मुतहरिक कर दिया गया है। जनरल ने कहा कि फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक फ़िज़ा में चलने वाली हर चीज़ पर बारीक बीनी से नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से असला या गैर कानूनी चीज़ सरहद इस पार ना आ पाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरहद पर ड्रोन मुखालिफ आलात नस्ब किए गए हैं जो किसी भी कोशिश को नाकाम बना सकते हैं। फौजी सरबराह का दावा है कि जम्मू के पीर पंचाल इलाके में ड्रोन सरगर्मियों के बढ़ते वाक़ात के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी बरती जा रही है। नरवणे ने बताया कि कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों को हथियारों की काफ़ी कमी महसूस हो रही है और वो सरहद पार से मदद के लिए बेचैन इस वक्त दिख रहे हैं। पाकिस्तान इन मिलिटेंटों को हथियार सप्लाई करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताहम अलर्ट जवानों ने कई बार इस कोशिश को नाकाम भी बना दिया है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी इदारे कब खुलेंगे और इंतजामिया के नए अहकामात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा अमला तालीमी इदारों के अंदर काम कर सकता है। मजीद खबरों के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का।